आज हम पढ़ेंगे एक तो पावर यूनिट्स और उसका कनेक्शन एनर्जी यूनिट से, और दूसरा पढ़ेंगे रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल एंड सीरीज, है ना। और कब किस चीज का ध्यान रखना है, बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी काम आते हैं। ऐसे बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं सीरीज पैरेलल का मतलब क्या है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या समझे, पावर यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों, हालांकि 10th में हो जाता है लेकिन ध्यान ना हो शायद। तो द यूनिट ऑफ पावर इज 1 watt. It is defined as 1 joule in 1 second. एक सेकंड में अगर 1 जूल वर्क हो रही है या हीट ट्रांसफर हो रही है या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो पावर कितना है उस प्रोसेस में इन्वॉल्व, 1 watt। ठीक है कि ये बहुत छोटा यूनिट होता है। ठीक है, जैसे हमारे हीटर हैं घर में, तो वो होते हैं अराउंड 1500 watt। इसका मतलब समझो, है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैं बार बार कहूंगा अपने स्टूडेंट से कि रियलाइज करो व्हाट इट मींस। सोचो, हीटर अगर एक जलता है ना, तो वो किस रेट पे बिजली वो कर रहा होता है, 1500 जूल्स एक सेकंड में आपको वो हीट दे रहा है। सोचो 1500 जूल्स, क्लियर है कि नहीं है गणेश? 1500 जूल्स एक सेकंड में, ये ध्यान रखना। 1500 वॉट मींस 1500 जूल्स इन 1 सेकंड ट्रांसफर करेगा। अगर हम इसको लेट्स से 1 watt is a unit and then we have another unit, इसलिए मैंने कहा ये छोटा यूनिट है। 1 watt is a very small unit। और हीटर कितना था, 1500 watt। तो कहीं ना कहीं हम एक बेटर यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। 1000 watt को बोलते हैं 1 किलोवाट। ठीक है कि नहीं? दिस इज मोर डोमेस्टिक यूनिट, है ना। हमारे घरों में ज्यादा इससे जुड़ा हुआ काम किया जाता है। हम देख सकते हैं, देखो ध्यान से, देखो देखो, ऐसे समझ लो, अगर आपके घर में 3 हीटर चल रहे हैं, लेट्स से ईच हीटर इज अबाउट 2000 watt, तो क्या होगा, घर कितना कंज्यूम करेगा पावर? सोचो, 3 हीटर्स एंड ईच कंज्यूमिंग 2000 watt, यानी कि 2 किलोवाट। तो कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, 6 किलोवाट। ठीक है कि नहीं? होता नहीं कई बार 6 किलोवाट। इट डजंट मीन 6 किलोवाट का क्या मतलब है, इट मीन 6000 जूल्स इन 1 सेकेंड। प्लीज एंड प्लीज रियलाइज दिस इंपॉर्टेंस। ओके, तो जब हम पावर की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली एक आइडिया लगाते हैं, अभी भी लेकिन बात नहीं बनी तुमको। ये बात तो चलो ठीक है, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, वॉट इज द किलो यूनिट ऑफ वाट, कोई दिक्कत नहीं। देयर इज वन मोर यूनिट फ्रॉम द फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू, दैट इज वोल्ट एम्पियर। कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे ये लिखा आएगा, वोल्ट एम्प। क्या आएगा? कहीं ना कहीं, मैं नहीं बोलूंगा हर जगह, ट्रांसफार्मर होगा कहीं, या कोई जैसे मीटरिंग मेजरिंग डिवाइसेस लगे होते हैं, उन पे कहीं ना कहीं ये चीज लिखी हो सकती है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू डिटेल्स, बिकॉज जब हम एसी पढ़ेंगे और चीजें पता लगेंगी इसके बारे में। तो दीज आर फ्यू यूनिट्स ऑफ पावर। याद है तुमको, मैंने एक यूनिट बताया था, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो प्लीज, है ना। यूनिट्स ऑफ पावर, 1 watt, 1 kilowatt and 1 volt into 1 ampere। ये हमारे यूनिट्स ऑफ पावर होते हैं बच्चों। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक सिंपल एज दैट, अंडरस्टैंड हाउ फास्ट एनर्जी इज गेटिंग कंज्यूम्ड। ऑफ कोर्स हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर की। तो वोल्ट एम्प या वोल्ट इनटू एम्पियर इज आल्सो समथिंग वी माइट वांट टू कीप एन आई ऑन। अगला करते हैं। उनको याद है, मैंने जब वोल्ट डिफाइन किया था, फिर मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज एन एनर्जी यूनिट डिफाइन किया था, याद है ना। मैंने कहा था अगर 1 वोल्ट के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन छोड़ दें तो वो इतनी एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, ये तरीके हैं हमारे रियलाइज करने के कि क्या हो रहा है। ठीक है कि नहीं? द ब्यूटी इज, अगर 1 किलोवाट एक डिवाइस को 1 घंटे तक चलाया जाए, ठीक है, याद रखना 1000 जूल्स 1 इंटू मतलब डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। अगर इसको 1 घंटे यानी कि 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स यानी कि 3600 सेकेंड्स तक रन किया जाए इस मशीन को, तो कितना एनर्जी कंज्यूम करोगे आप?
ऑफ कोर्स एक सेकंड में इतने जूल्स, तो 3600 सेकंड में इनटू, ये एक यूनिट बनता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। मतलब ऐसे समझ लो कि आपने 1000 वॉट का हीटर खरीदा, 1 किलोवाट का हीटर है, और उसको अगर 1 घंटे तक आप रन करोगे तो आप कितनी बिजली खर्च करोगे? दिस इज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड। जो हम डोमेस्टिक यूनिट्स होते हैं ना घरों में, देखो कैसे चीजें डेवलप हुई होंगी। सोचो, आप सीधे सीधे सोचो ये बात, दिस इज अबाउट योर हाउस। आप सोचो आपके घर में क्या होंगे, कुछ दिमाग लगाओ घर पे। कुल मिला के आप 2 से 3 हीटर के आसपास, क्या 2 से 3, मतलब मैं नहीं बोलूंगा हीटर ही चला रहे हैं सब, है ना, तो फ्रिज के बदले भी हीटर चल रहा है, टीवी के बदले भी हीटर, ऐसा नहीं है। इक्वलेंटली मैं कहूंगा किसी भी घर में एट अ टाइम ऐसा लग रहा है जैसे 2 हीटर रन कर रहे हो। सही बात है। तो 2000 वॉट यानी कि 2 किलो वॉट उस घर में कंज्यूम हो रहा है। और अगर हम देखें ऐसा 8 या 10 घंटे चलेगा, या 8 घंटे मान लो दिन की हम ज्यादा बिजली खर्च करते हैं। सही बात है कि नहीं? ओके, तो दिन के कितने यूनिट्स? 2 into 8 इज 16 यूनिट्स कंज्यूम हो रही है बिजली। ठीक है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? ये डोमेस्टिक सर्किट्स में ये काम आता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी में। सोचो, ध्यान देना इस चीज पे। तो 16 किलोवाट आवर, या ये बिजली वाले क्या बोलते हैं इसको? यूनिट्स। क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे जी आपकी 16 यूनिट्स बिजली पर डे खर्च होती है। और अगर एक महीना देखें हम, तो आपकी 480 यूनिट्स बिजली खत्म होती है। ये ध्यान रखना, ये चीजें पता नहीं क्यों बता रहा हूं आज तुमको मैं, लेकिन तुम सोचो तुम्हारे घर में यूज होता है ये यूनिट, है ना? मतलब कितना बोलता है वो? 480, और हर यूनिट 2 रुपए का है, तो कितना बिल आएगा? 960 रुपए, है ना? इतना ही आता है बिल, है ना? तो ये अंडरस्टैंड करने की बात है। सेजल के यहाँ 10,000 आता है बिल, है ना? नहीं ना? ओके, कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल रहे होते हैं, बिजली वाला क्या यूनिट यूनिट कर रहे होते हैं वो लोग। ठीक है कि नहीं? इसके पीछे कहानी है, हाउ इट डेवलप्ड, हाउ 1 किलोवाट आवर वाज यूज्ड, है ना? ओके, पावर का एक और यूनिट होता है, उसको क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। अब हॉर्स पावर का क्या स्टोरी है, ट्रस्ट मी बेटे, हम, मेरा बेटा कह रहा था मुझे कि हमें गलत स्टोरी है उसकी, है। हमें ऐसा लगता है जैसे एक घोड़ा कितना पावर रखता है, पता नहीं, है ना? बट हॉर्स पावर इज ऑल्सो अ यूनिट यूज्ड, रियल टाइम का यूनिट है। 746 वॉट इज 1 HP हॉर्स पावर। कोई डाउट बेटे इस चीज पे, कोई इस फिलोसफी में कोई परेशानी? देखो बेसिक चीज यही है तुम्हारी, एक वॉट होता है और 1 किलोवाट होता है। एक मेगावाट भी होता है जो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज होता है। हमारे घरों में मेगावाट्स यूज नहीं होते हैं ना, इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट कहाँ लगते हैं घरों में, है ना? पावर जब प्रोडक्शन में मेगावाट यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है कि नहीं? एट द सेम टाइम मेरे बच्चों, 1 किलोवाट रन फॉर 1 आवर इज 1 किलोवाट आवर। इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ वर्क कह लो, जो भी कहना। ठीक है कि नहीं? तो जो हमारी घर में पैसे की बिलिंग आती है ना बिजली की, वो इसी को यूनिट मान के, ठीक है, एंड सी हाउ नाइस इट इज, है ना, कि उनका एक एस्टिमेट है। ठीक है, कल को अगर आपको सपोज कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश कर, आप पूछोगे बताओ कितने यूनिट पर, कितने रुपीस का एक यूनिट है, वो बोलता है 3, आपको पता है कि 1200 से 1400 रुपए आपका बिल आना चाहिए। ठीक है, ओके, वो बोलेगा नहीं नहीं 10,000 रुपए बिल है, तो क्या करोगे तुम? कहता कौन खाता है मेरे घर में ये बिजली, है ना? यार देख के आओ, आप घर पे देख लो कितने हीटर जलते हैं जिनके। तो दैट्स इट। हाँ या ना? घर जाओगे आज, सोचो, ये फैन है, ये होगा 300 वॉट होगा मुश्किल से। ये बोर्ड है, ये भी 300 to 500 वॉट के आसपास होगा। टीवी है 500 वॉट, बड़ा वाला टीवी, छोटा वाला 300 वॉट के आसपास होगा। लैंप आजकल छोटे छोटे आते हैं, ये 20-20 40-40 वॉट के होते हैं। ठीक है कि नहीं? अंडरस्टैंड योर डेली रिक्वायरमेंट। आपके घर में एक मुश्किल से एक हीटर या एक इंडक्शन चलता होगा बीच में, तो कुल मिला के मैंने बहुत बता दिया है कि भाई 2 किलोवाट्स 8 घंटे चलते हैं, हो सकता है और भी कम टाइम के लिए चलते हैं। ठीक है कि नहीं? But it makes us more aware what is happening in our house. Part 1 of this lecture, the unit of power and unit of energy corresponding the unit, जिसके हम जब हम बोलते हैं ना बच्चों, तो हम यूनिट बोलते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और मजेदार मिटा दूं, है ना, मिटा दूं बच्चों। हमारा कोल डैम पावर प्रोजेक्ट है 800 मेगावाट, कितना?
ओके, मान लो ऑन एन एवरेज पूरा साल नहीं चल सकता 800, कभी पानी कम आता है कभी ज्यादा आता है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि मैं रहा हूँ, मैंने कंस्ट्रक्शन देखी है टिल कमीशनिंग, कमीशनिंग मतलब जब रन हुआ प्रोजेक्ट, तो मैं इतना जरूर शेयर करना चाहूंगा अपने बच्चों के साथ। 800 मेगावाट का मतलब क्या है? मान लो दिन के 12 घंटे चलता है 24 में से, चलना है इसका मतलब ये नहीं कि 12 घंटे बंद रहता है, लेकिन इफेक्टिवली मान लो कभी पानी कम है कभी स्लो, वट एवर लेट्स से, तो 12 आवर्स एक दिन का, ठीक है? तो मैं इसको लिखूंगा 800 इंटू 1000 इंटू 1000 मीन्स किलोवाट, ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया 8 लाख किलोवाट, ठीक है कि नहीं? और 12 घंटे, तो 8 इंटू 12 लैक्स किलोवाट आवर बिजली प्रोड्यूस होती है। कितनी होती है? तो 96 लाख किलोवाट आवर, ठीक है कि ये ध्यान रखना, इतनी बिजली प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब क्या है? फिर वापस जाओ, मान लो हर घर में 8 घंटे बिजली चलेगी, सही बात है कि नहीं? तो हर घर कितने 8 किलोवाट आवर कंज्यूम करेगा, तो 12 लाख घरों को ये बिजली जा सकती है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट, एंड दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है कि नहीं? मजेदार लगा? समझ आई सारी चीजें कि नहीं आया? मजा नहीं आया? है ना? अच्छा कुछ सीखा कि ऐसे ही चला हुआ है ना? आपने आज यूनिट ऑफ पावर भी देखा और देखा कितना ब्यूटीफुली कनेक्टेड है हमारे डे टू डे लाइफ से, और कैसे हम समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। 8 घंटे अगर किसी को बिजली दे रहे हैं, किसी एक घर को, तो 12 लाख घरों में वो बिजली जाएगी, मतलब 12 लाख होम्स विल रन ऑन 800 मेगावाट प्रोजेक्ट। हो सकता है मैंने एजम्पशंस बहुत किए, 12 घंटे हो सकता है ज्यादा चलता, हमारा फैक्टर काफी होता है इसका, 80 to 90% होता है प्लांट लोड फैक्टर, लेकिन एनीवे थिंग्स आर लाइक दिस, ठीक है कि नहीं? ये हो गई थोड़ी सी अच्छी अच्छी कहानियां। मजा आया कि नहीं आया? पक्का कुछ सीखा कि नहीं सीखा? शाबाश। अब बात करते हैं बच्चों रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल, है ना? ये आपकी कैलकुलेशन के लिए नहीं है बट अवेयरनेस के लिए, इट्स नेसेसरी फॉर आवर पीपल टू हैव एन आइडिया कि हम जो पढ़ रहे हैं यूज का होता है, ठीक है कि नहीं? दैट वाज वन गुड एग्जांपल, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, सीरीज पैरेलल को पहले समझो। सीरीज का मतलब ये है, हाँ, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले ऐसे समझो सीरीज का मतलब क्या है। ओके, आई होप इट्स रिकॉर्डिंग। हाँ, सीरीज का मतलब मेरे बच्चों ये है कि अगर आप एक रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लो, करंट क्रॉस कर गया इसको, इसके बाद अगर एक ही रास्ता है तो वो रास्ता या वो रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज, अगर और रास्ते हैं तो ऐसा गलती मत करो, ठीक है कि नहीं? क्योंकि R1 क्रॉस, मैं नहीं बोलूंगा पहले ही दिमाग लगाओ ना, R1 को क्रॉस करोगे अगर आपको और रास्ते नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ R2 दिख रहा है, दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। क्लियर है कि नहीं? इसको दूसरा मैथमेटिकली समझ सकते हैं, इसके थ्रू जो करंट निकला वो पूरा का पूरा इसके थ्रू जाएगा, तो आई विल रिमेन सेम थ्रू बोथ ऑफ them। नोट कर सकते हो, ये होगी सीरीज कनेक्शन बच्चों। दो तरीके, पहले तो आप समझ लो ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है इसका, दूसरा टेक्निकली क्या मतलब है कि अगर एक से करंट निकला आए तो वो सारा का सारा कहां से जाएगा बच्चों? ओके, मान लो यहां से एक और कनेक्शन होता कहीं से, वो भले ही क्या कर रहा है, अब ये सारा का सारा करंट इधर नहीं जाएगा, तो ये सीरीज में नहीं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि जुड़े नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट स्पेशल कंडीशंस उसको पढ़ेंगे, रुक जाओ उसके लिए। ओके, पैरेलल का मतलब ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर करंट को जाना है या चार्जेस को जाना है, उनके पास अगर एक पाथ है और उनके पास एक और पाथ है, इंडिपेंडेंट पाथ्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि कोई बोलेगा कि ये एक पाथ है,
ये दूसरी पाथ, इसमें दो डिपेंडेंट रेजिस्टेंसेस हैं, अकेला नहीं है वो, है ना, क्लियर है कि नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये और ये आपस में पैरेलल कनेक्शन है। खास बात तब आती है कि यहां से यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस भी वही है और इसके अक्रॉस भी वही है, ठीक है कि नहीं। ओके, ये मैं साथ साथ बता रहा हूं, ध्यान रखना। चीज कौन सी मैथमेटिकल चीज है जिस पे आपने ध्यान रखना है, कौन सी क्वांटिटी है जो क्रिटिकल है, जो डिटरमाइन करती है इनके सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस को। समझ पा रहे कि नहीं? ओके, अब ये सीरीज पैरेलल का मतलब ये है कि ये काम आता है हमको सेटअप करने में, चीजें सॉल्व करने में, ठीक है। इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, कुछ खास नहीं है, मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका, ठीक है। दोनों बच्चों को समझ आया बेटे? अब दोनों बच्चों को बता दूं। अब सपोज दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं, R1 एंड R2, वी से देयर सीरीज इक्विवेलेंट। क्या मतलब? सीरीज इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि इन दोनों के बदले अगर हम एक ही रेजिस्टेंस रखते तो वो कितना होना चाहिए। दैट मीन्स ये दोनों जो भी काम कर रहे थे उसके बदले वो अकेला वही काम करेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी कि मैंने अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज V लगाई है और इसके थ्रू करंट I जा रहा है, इसके बदले अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस रखता, लेट्स कॉल दैट RS, यही वोल्टेज V लगाई मैंने बेटे यहां से यहां, और यही करंट, सेम करंट I जा रहा है, यहां से भी इसका असर वही होना चाहिए जो इन दोनों का मिलके असर है। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? ठीक है, तो इससे हमें निकल आएगा कि क्या रिलेशन है R सीरीज का इन दोनों से, किस तरह से हम इन दोनों को अगर जानते हैं तो ये लिख सकें एंड सो ऑन। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो मैं यहां से जाऊंगा तो मैं कहूंगा ठीक है यार, अगर आप यहां से यहां वो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और यहां से यहां V2 है, यहां से करंट I1 है, यहां से करंट I2 है, चलेगा? नहीं, क्यों? मैंने पहले ही बोला करंट सेम रहेगा। सही बात है कि नहीं? कि नहीं आई बात समझ? ठीक है, करंट यहां से गया करंट फिर और कहां से जाएगा? एक बार नलके से पानी आ गया फिर अगले नलके में जाएगा। ऐसा थोड़ी है तुम्हारे घर में ऐसा होता है कि एक पाइप से पानी अगली पाइप में आधा ही पानी गया और बाकी कहीं और गया? नहीं ना। ओके, तो जब हम पाइप्स जोड़ते हैं, पाइप टू पाइप जोड़ते हैं, जब हम जोड़ते जोड़ते जाते हैं, वो सीरीज है, वो क्या है, वो उनके थ्रू वाटर करंट सेम होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस कॉम्बिनेशन के बदले एक सिंगल रेजिस्टेंस रखूं तो सेम वोल्टेज पे उतना ही करंट जाना चाहिए जितना इन दोनों के रहते जा रहा था। दैट्स नोन एज इक्विवेलेंस। क्या बोलेंगे इसको? कुछ नहीं करना है, इसके लिए भी इक्वेशन लिखेंगे। इसके लिए मैंने कहा था कि V1 और ये V2, तो टोटल वोल्टेज यहां से यहां कैन बी रिटन एज V1 प्लस V2। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो बेसिक आइडिया है, ध्यान से देखो। अगर मैं A से B जाऊं, B से C जाऊं, यहां से यहां V1 है, यहां से यहां V2, तो यहां से यहां होगा V1 प्लस V2। क्लियर है कि नहीं? कुल मिला के अगर आपको ये भी ना समझ आए तो ऐसे समझ लो, अगर मैंने चार्ज यहां से यहां धकेला तो कुछ वर्क किया, लेट से V1 वर्क किया, फिर मैंने यहां से और धकेला उसको यहां पे, तो मैंने V2 किया, तो टोटल कितना किया? V1 प्लस V2। बहुत सारे तरीके हैं इसको देखने के, बच्चे कई बार सोचते हैं पता नहीं कैसे आ गया। इट्स क्वाइट, बोलते नहीं मतलब डैम बेसिक है ना। ये आप नॉर्मल फीलिंग से तक समझ सकते हो, यार यहां से यहां चार्ज ले जाना मुश्किल लग रहा है, तो और मुश्किल होगी, क्या दिक्कत है? सही बात है कि नहीं? तो मैं कहूंगा ठीक है, V1 प्लस V2 इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इफ यू गो ऑन अ पाथ V1 प्लस V2। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये हाइट H1 फिर H2 फिर H3, H1 प्लस H2 प्लस H3 इज द टोटल हाइट। सेम प्रिंसिपल से, ठीक है कि नहीं? गेटिंग बैक टू द डिस्कशन, जो मैं चाहता था हम जो करें, तो मैंने कहा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V। सही बात है कि नहीं? एज पर ओम्स लॉ, यहां से यहां V1 कैन बी रिटन एज I इंटू R1 and V2 can be written as I into R2 and V is there। क्लियर है कि नहीं? Now I into R1 plus R2 is equal to V। तो बेटे R1 plus R2 is equal to V by I।
सही बात है कि नहीं? नाउ गो टू दिस इक्विवेलेंट सर्किट, यानी कि इसके बदले अगर मैं ये सिंगल रखूं, वही करंट वही वोल्टेज, तो अगर मैं एक चीज लिखूं V इज ऑल्सो इक्वल टू I इंटू आर एस, तो V बाई आई इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस, दैट्स द पॉइंट हियर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? ओके, या आप अगर अगर मेरी मानो, अगर आप ये लिखना भी नहीं चाहते हो, ये भी नहीं समझना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। कुल मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ही यही है, ठीक है, कि आप इन दोनों के बदले अगर सिंगल रेजिस्टेंस रखें टू अचीव द सेम इनपुट एंड आउटपुट, देन व्हाट शुड दैट बी? तो सीरीज में इट शुड बी R1 प्लस R2। तो सीरीज रेजिस्टेंसेस आर एडेड, यानी कि सीरीज कैपेसिटेंसेस क्या होता था? उल्टा, ठीक है, पैरेलल कैपेसिटर्स यूज्ड टू ऐड C1 प्लस C2, यहां उल्टा होता है। करेक्ट, एनी प्रॉब्लम आप दोनों बच्चों को? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब अगर पैरेलल की बात करें, शुड आई रिमूव, मिटा दूं? कनिष्क, अगर पैरेलल की बात करें बच्चों, यहां मैंने वोल्टेज V लगाई है यहां से यहां पूरा का पूरा, और मैं चाह रहा हूं करंट I ड्रॉ हो, यानी कि इसके थ्रू करंट आई जाए। तो कुल मिला के यहां से यहां जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है V बाई आई, ओम्स लॉ की डेफिनेशन है बेसिक, बट दैट इज आर पैरेलल टोटल। इन दोनों की वजह से अगर वोल्टेज अक्रॉस हमने V लगाई और करंट इनके थ्रू आई है, तो V बाई आई शुड बी रेजिस्टेंस ड्यू टू बोथ ऑफ देम। सही बात है कि नहीं? R1 R2, अगर इसके थ्रू करंट I1 है, इसके थ्रू I2 है, तो आई कैन राइट I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2। साथ ही साथ एक एक चीज मैं डिमांड करूंगा आप लोगों से, जो कि इट माइट नॉट बी अ यूजुअल थिंग फॉर यू, बट एक चीज याद रखो, अगर यहां से पानी आ रहा है तो इधर से और इधर से जा रहा है, कैन आई से, देखो देखो कि यहां से और यहां से जितना भी पानी जा रहा है उतना ही यहां से आ रहा है। सही बात है कि नहीं? देखो आपके घर में पाइप लगाया है ऐसे, ऊपर वाले फ्लोर पे भी पानी जा रहा है, नीचे वाला, तो जितना भी यहां से आ रहा है वो कहां कहां जा रहा है? तो वाटर इन इज इक्वल टू वाटर आउट प्लस आउट। क्लियर है कि नहीं? इन द सेम सेंस, ये मैं किरचॉफ्स लॉ में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में, फिलहाल आप ये समझो, यहां से जो करंट आया है I, इट्स इक्वल टू I1 प्लस, जो आया उतना ही चला हुआ है आगे। सही बात है कि नहीं? ओके एंजल, समझ आया ये बात? ठीक है कि नहीं? सजल को टफ लगा? इसको क्यों देख रहे हो? नहीं आया समझ? अच्छा ठीक है, ये बेसिकली फिलहाल आप फीलिंग से समझो, फिर लॉ भी समझा देंगे, लेकिन अभी लॉ नहीं आया हमारे इसमें। तो मैं ठीक है, I विच इज इक्वल टू V by Rp from this equation. This I should also be equal to I1 plus I2, that is V by R1 plus V by R2। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें, इसको इसके बराबर कर दें, तो हमारे पास आएगा 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। This is resistance is in parallel, okay? और अगर और भी हो तो क्या करोगे? 1 by R3, 1 by R4, so on and so forth। यानी कि रेसिप्रोकल्स को ऐड करके रेसिप्रोकल मिलेगा पैरेलल में, और रेजिस्टेंसेस को डायरेक्टली ऐड करने पे रेजिस्टेंसेस मिलेंगी सीरीज में। ठीक है कि नहीं? I feel there is nothing special in it, although कॉम्बिनेशंस फिर बनती हैं। ओके, पैरेलल, सीरीज, घुमा फिरा के बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बनती हैं। इन्हीं से फिर आप ध्यान रखना बच्चों, जो भी आपको सर्किट्स आते हैं सॉल्व करने में, उनमें कहीं ना कहीं पार्ट्स में, पीसेस में यही दो प्रिंसिपल्स वर्क कर रहे होते हैं, विद वन मोर प्रिंसिपल, वो पढ़ना है अभी। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज जिसे हम बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? और कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है कहीं ना कहीं, ये मत भूलना कि फंडामेंटल लेवल पे हो क्या रहा है, वोल्टेजेस एंड करंट्स का खेल है। क्लियर है कि नहीं? अभी भी मैंने कैसे किया ये,
वोल्टेज एंड करंट। कभी भी बेसिक्स का साथ ना छोड़ें, है ना। ऐसे हम फॉर्मूले बहुत डिराइव कर लेंगे, लेकिन आउटकम तभी आएगा जब आप बेसिक्स के थ्रू वर्क करेंगे, देन फॉर्मूले आपके काम के होते हैं, ठीक है क्या? ओके, एक ही चीज ध्यान रखना, अगर सीरीज में रेजिस्टेंसेस हैं बहुत सारे, लेट्स से R1, R2 and so on, then R series is greater than the maximum of R1, R2 ऐसा। मतलब समझ लेना ये चीज, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो इन सब का सीरीज आउटकम होगा वो सबसे बड़े से बड़ा होगा। व्हाट आई मीन टू से इज दिस, अगर 3 है, 5 है, 7 है, ये 3 रेजिस्टेंसेस हम सीरीज में रखें, सो 3 + 5 + 7 कितना हो गया? 12, 7 और 19, 19 इज द रिजल्टेंट, इट इज ग्रेटर देन 7, दैट इज व्हाट इट मीन्स। 7 था ना सबसे बड़ा, तो ये रेजिस्टेंस का जो सीरीज आउटकम है वो इस बड़े वाले से भी बड़ा है। ये नेचुरल लगेगा, लेकिन अगला समझना है ना, द सीरीज रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अगर पैरेलल हो, इट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, ये ध्यान रखना। ओके, R parallel is smaller than the smallest of component resistances. कभी कभी याद दिलाना ठीक रहता है। ओके, सीरीज में R series is greater than the greatest, R parallel is smaller than the smallest। मैं इसको भी इसी भाषा में लिख देता हूं, greater than the greatest of component resistances, ठीक है। अक्सर अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो उनको अगर दो रेजिस्टेंसेस हो शॉर्ट में, है ना, कई बार आता है दो पैरेलल में हो, तो R पैरेलल इज डायरेक्टली रिटन एज R1 R2 by R1 plus R2। ये ध्यान रखना, कुछ नहीं है, 1 by R1 मल्टीप्लाई करके, ठीक है कि नहीं? ओके, पैरेलल में एक और मजेदार बात बची, ये ध्यान रखो, अगर यहां से करंट आता है, क्या आता है, जो छोटा रेजिस्टेंस है वहां से ज्यादा करंट जाएगी, और जो बड़ा रेजिस्टेंस है वहां से, ये बात नेचुरल है, क्यों? लेस रेजिस्टेंस पाथ की तरफ से ज्यादा करंट जाएगा, मोर रेजिस्टेंट पाथ की तरफ से कम करंट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम करते हैं करंट से बचने के लिए, ठीक है, जब हम एक अप्लायंस को ऑलरेडी अर्थ कर देते हैं, ठीक है, अगर इसमें एक्स्ट्रा करंट है भी, वो हमारी हाई रेजिस्टेंस पाथ को चूज न करके लो रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू जाएगा। क्लियर है? हमारी बॉडी के थ्रू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट जाएगा। समझ आई ये चीजें? ओके, छोटी छोटी चीजें मैंने ऐड की। आई माइट नॉट एड दिस अप नेक्स्ट टाइम आई टीच द सेम टॉपिक टू स्टूडेंट्स, है ना, जब आया तो आया, दिमाग में आई बात तो आ गई बात, ठीक है। तो पैरेलल में ये बात का ध्यान रखना कि कब मैक्सिमम कब मिनिमम सीरीज पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं, और किससे बड़ी छोटी, इससे एक आइडिया हो जाता है ना, आपको आइडिया होगा। सपोज कल को मैंने कहा कि मेरे पास 50 रेजिस्टेंसेज हैं, उनका पैरेलल कितना होगा, उसमें से जो छोटा होगा सपोज 3 है, और आंसर्स में एक ही है जिसकी वैल्यू 2 है, तो आप फटक से 2 पकड़ लेना, कि बिकॉज वो पैरेलल्स में सबसे छोटे से भी छोटा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? ओके, और इसमें ये बात भी ध्यान रखना बेटे, ये जो मैंने प्रेफरेंशियल करंट फ्लो मैंने बोला कि कम रेजिस्टेंस के थ्रू ज्यादा करंट जाएगा। अगली बार तुम्हारे पास सपोज आंसर आता है यहां से 3 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर, लेकिन आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस छोटा है, तो वी विल डाउट योर आंसर। क्लियर है? आपको पता है कि नहीं, यहां से कम करंट जाना चाहिए, ज्यादा मतलब ज्यादा करंट जाना चाहिए, कम गया हुआ है। तो दीज आर सम cautions and some nuances of this, and I would like to close it here, ठीक है। आप बाकी शॉर्ट नोट्स तैयार करें, है ना, इसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स तैयार करके दो मुझे, कल मैं चेक करूंगा शायद शॉर्ट नोट्स, तो बी रेडी विद देम। कुछ नहीं है लिखने हैं, आप पॉइंट्स लिख लो बस, खत्म, क्या क्या फॉर्मूले हैं, दैट्स ऑल, ठीक है कि नहीं? थैंक यू, बाय बाय, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस दो।